हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ह्यूमैनिटीज हियर। यार देखो, जब हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे ना, तो उसमें राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी था, यानी कि क्रिश्चियनिटी की शुरुआत कैसे हुई। लेकिन यहाँ हम लोग पढ़ेंगे स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, यानी कि क्रिश्चियनिटी फैला कैसे। ठीक है, देखो अब हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। वन शॉर्ट वीडियो होने वाला, मजा आ जाएगा, बस मेरे साथ बने रहो। देखो, द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी वॉज अ मेजर डेवलपमेंट ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। देखो, हिस्ट्री में तुमको पता है, नहीं भी पता तो कोई बात नहीं। एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न, पुराना समय, बीच का समय और ये जो अभी चल रहा है मॉडर्न समय, वो होता है 3 पार्ट्स। ठीक है, अब इसमें जब ये मिडिवल पीरियड आ गया, देखो एंशियंट पीरियड होता है जिंगालाला हु वाला पीरियड, ठीक है, जब पत्ते पहनते थे लोग, वो वाला समय। तो उसके बाद एंशियंट के बाद जब मिडिवल पीरियड आया, तो मिडिवल पीरियड में क्रिश्चियनिटी कैसे फैलना स्टार्ट हुआ, उसी समय हम लोग देखेंगे। तो क्या हुआ था कि इट वॉज अ रिलीजियस फेथ बेस्ड ऑन द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट जो क्रिश्चियंस में, जिन्हें हम पूछते हैं, जो कहते हैं कि आई एम द सन ऑफ गॉड, ठीक है, जीसस क्राइस्ट, तो उनको बहुत मतलब उनके रिलीजियस, उनके टीचिंग्स पे बेस्ड था। मतलब वो जो धार्मिक चीज़ों के बारे में, भगवान के बारे में और लोगों को कैसे जीवन जीना है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताते थे, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो, बाइबल पवित्र ग्रंथ है और उसके 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, बाइबल क्रिश्चियंस की होली बुक है और उसके 2 पार्ट्स हैं, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। ठीक है, अब लेसन 1 में हम लोग देखे थे कि क्रिश्चियनिटी जो है ख़त्म नहीं हुआ था, जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन हो गया था। क्रूसिफिकेशन मतलब होता है क्रॉस का जो सिंबल होता है, ऐसे वाला, ठीक है, इस पे जीसस क्राइस्ट को इसी पे मारा गया था ना। तो फिर इसके बाद मतलब ये ख़त्म नहीं हुआ चैप्टर, मतलब इसके बाद भी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई, उनकी टीचिंग्स ख़त्म नहीं हुई। जो उनके फॉलोअर्स थे, उनके जो शिष्य थे, सेंट जॉन और सेंट पॉल, वो जीसस क्राइस्ट का मैसेज स्प्रेड करने में, फैलाने में लग गए। ठीक है, तो सेंट पॉल जो थे वो बहुत ही एक्टिव रोल, बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले किए थे, एक्टिव रोल क्या फैलाने में, क्रिश्चियनिटी फैलाने में। कहाँ पे? रोमन एम्पायर में। वो पहले ऐसे थे जो कि रोमन एम्पायर में नॉन ज्यूज, जो लोग ज्यूज नहीं थे, उनको क्रिश्चियंस बनने में हेल्प किए। तो इससे क्या हुआ ना कि व्रात, देखो वहाँ पे जैसे क्रिश्चियनिटी स्प्रेड होने लगा था। कहानी समझना ध्यान से, बिल्कुल अपने कान खोले रखना, दिमाग इधर उधर नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, दिमाग इधर है तो कहीं भी है उसको यहाँ पे लेके आओ, और वरना अपने टेस्ट या पेपर में क्या लिखोगे यार। देखो इधर, जैसे कि जीसस क्राइस्ट थे ना, तो उनकी जो टीचिंग्स थी, जब सेंट जॉन फैलाने लगे और सेंट पॉल तो रोमन एम्पायर में, इस जगह पे, तो जो रोमन के जो राजा लोग थे ना, एम्पायर में जो राजा लोग थे, वो गुस्सा आ गए। क्यों? क्योंकि नॉन ज्यूज, मतलब जो लोग ज्यूज नहीं थे, जिनको जीसस क्राइस्ट बता रहे थे कि जिनको मतलब सेंट पॉल बता रहे थे कि यार तुम लोग क्रिश्चियंस हो, अब जिनको वो लोग वो क्रिश्चियंस में कन्वर्ट कर दिए थे जिन लोगों को, तो वो लोग रोम के रहने वाले थे, रोमन एम्पायर था वो। तो अब लोग अब सब कुछ छोड़ के जीसस क्राइस्ट को उनकी पूजा करते, उनको वर्शिप करते थे। तो ये चीज़ रोमन के जो राजा थे उनको पसंद नहीं आई, बहुत गुस्सा आ गए। उस टाइम एम्परर्स थे जैसे कि नेरो और डियोक्लेटियन, ये एम्परर्स थे, तो ये गुस्सा आ गए। गुस्सा इसलिए गए रेबल में, यानी कि युद्ध में चीज़ आ गई। मतलब कि तुम क्यों वर्शिप कर रहे हो रोमन गॉड्स को, सॉरी क्यों वर्शिप कर रहे हो क्या कहते हैं, जीसस क्राइस्ट को, तुम रोमन गॉड्स को वर्शिप करो। ठीक है, वो ऐसा मानते थे, मतलब यहाँ के जो राजा लोग थे, तो इसी बात पे गुस्सा आ गए। और इसी में यार 50,000, मतलब इसमें बहुत सारे मतलब लोगों को मार पीट हुआ। अब ऑब्वियसली टॉर्चर होगा ही, ऐसी चीज़ें आएंगी कि धर्म के नाम पे चीज़ें आएंगी, तो फिर ऐसे दिक्कत होगा ही। ठीक है, अब एम्परर कॉन्स्टेंटाइन के बारे में देखो चीज़ें बदल गई थी। चीज़ें, परसिक्यूशन मतलब होता है किसी को इल ट्रीट करना, मतलब किसी के जैसे किसी को डिस्टर्ब कर देना कि तुम इस धर्म के हो। यहाँ पे यही ना हुआ था कि राजा लोग मना कर दिए थे, नेरो और डियोक्लेटियन, कि तुम मत पूजा करो इसी बात पे। तो अब देखो एम्परर कॉन्स्टेंटाइन आए तो चीज़ें बदल गई। वो 4th सेंचुरी CE के ख़त्म होते होते एम्परर कॉन्स्टेंटाइन जी आए, और ये क्या किए कि मतलब बहुत ही ज़्यादा हेल्प किए क्रिश्चियनिटी को फैलाने में।
ये नेरो और डियोक्लेटियन थे तब तो कुछ नहीं, मतलब बहुत वो डिस्टर्ब हो रहा था सब कुछ, लेकिन प्रभु की कृपा से एम्परर कॉन्स्टेंटाइन आए और वो क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दिए। ठीक है, वो बहुत सारे स्टेप्स लिए कि क्रिश्चियनिटी को बढ़ाया जा सके। देखो, वो क्रिश्चियंस को फ्रीडम दिए कि यार तुम पूजो भगवान को, और वो क्रिश्चियंस को इम्पोर्टेंट जॉब्स भी दिए। और संडे को, आपको पता ना कि संडे को चर्चेस खुले रहते हैं, चर्च संडे को खुला रहता है। तो एम्परर कॉन्स्टेंटाइन जो थे वो क्या किए कि संडे को संडे को छुट्टी कर दी है, पब्लिक हॉलीडे कर दी है कि यार ये दिन जो है तुम जाके चर्च में भगवान को पूजोगे। और बहुत सारे चर्चेस भी बनवाए। अब शिफ्ट ऑफ द कैपिटल देखते हैं। देखो 1330 में एम्परर कॉन्स्टेंटाइन जी जो थे वो क्या किए कि रोम से बाइजेंटियम के मतलब जगह, अपना जो एंशियंट सिटी था वो रोम से बाइजेंटियम अपना कैपिटल शिफ्ट कर दिए। ये इसलिए हुआ था क्योंकि रोमन एम्पायर अब बहुत बड़ा हो गया था। अब जैसे जगह की जो मतलब कमी आ रही थी, तो फिर एम्परर कॉन्स्टेंटाइन को संभालने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए वो अपना कैपिटल बाइजेंटियम शिफ्ट कर दिए। और जो नया कैपिटल था उसको नाम दे दिए कॉन्स्टेंटिनोपोल, जो कि इस टाइम इस्तांबुल में है। मतलब जिसका नाम इस टाइम इस्तांबुल है। इस्तांबुल नहीं सुने होगे तो कोई बात नहीं, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, ओके, आई एम देयर विथ यू। कॉन्स्टेंटिनोपोल ये जो है ना, कॉन्स्टेंटिनोपल, ये यहाँ पे मतलब इसको नाम दे दिया गया, जो कि आज की डेट में मॉडर्न डे इस्तांबुल है। और ये बहुत ही अच्छा कॉमर्शियल सेंटर बन गया। कॉमर्शियल सेंटर यानी कि जहाँ पे मतलब जैसे कि मान लो कि तुम्हारे घर के आसपास मार्केट है, ठीक है, पूरा भीड़ भाड़ वाला सिटी वाला इलाका मार्केट है, तो यार वहाँ पे चीज़ें सामान बिकेगा। बहुत देखते हैं ना मार्केट में कितनी भीड़ रहती है, तो उस जगह के लोग अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। तो वो जगह ऐसे ही कॉमर्शियल सेंटर था, मतलब वहाँ पे चीज़ें मतलब जितना भी प्रॉफिट वाला काम था उधर होता था। Constantinople would later become the capital of the Eastern Roman Empire, which was known as the Byzantine Empire. देखो कॉन्स्टेंटिनोपल जो था ना वो बाद में जाके कैपिटल बन गया किसका, ईस्टर्न रोमन एम्पायर का, जो कि जाना जाता है बाइजेंटाइन एम्पायर के नाम से। तो 1391 में कॉन्स्टेंटाइन के सक्सेसर यानी कि जैसे कॉन्स्टेंटाइन खत्म हो गए, अब वो हमेशा अमर तो है नहीं कि हमेशा जीते रहेंगे, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए एम्परर थियोडोसियस आए। तो वो क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल रिलीजन बना दिए, जैसे कि ऑफिशियल रिलीजन बना दिए रोमन एम्पायर का, मतलब ये मेन रिलीजन है, ठीक है, और क्रिश्चियनिटी ही फॉलो होगा आप, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अब रोमन गॉड से ये लोग क्रिश्चियनिटी को मानने लगे। फिर मिडिवल यूरोप देखो कि मिडिवल यूरोप यानी कि जो बीच का जो समय था, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, ठीक है। तो मिडिवल यूरोप में अब क्या क्या चीज़ें होने लगी, तो मिडिवल पीरियड जो है यूरोप में जब आया तो बहुत सारी चीज़ें हुई। देखो एंशियंट, देखो अब यहाँ पे ना रोमन एम्पायर गिरने लगा था, ठीक है, मतलब अब गिरने मतलब रोमन एम्पायर अब ख़त्म होने लगा था और फ्यूडलिज्म बढ़ने लगा था। फ्यूडलिज्म मतलब जानते हो, फ्यूडलिज्म मतलब किसी को ज़मीन दे देना और कहना कि मैं तुम्हें ज़मीन दूंगा, बदले में तुम मेरे लिए कुछ काम करो, ठीक है, तुम मेरी सेवा करो, मेरे लिए लॉयल रहो, मैं तुम्हें ज़मीन दूंगा। और इस्लाम भी आ चुका था और चर्च बनने लगे थे, और वो चर्च इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे, मतलब इम्पॉर्टेंट जगह। क्रूसेड्स, देखो क्रूसेड्स वो होते हैं ना, द क्रूसेड्स एंड सो ऑन। क्रूसेड्स वो होते हैं कि एक वार होता है, ठीक है, लड़ाई होता है, क्रिश्चियंस करते हैं। और क्रिश्चियंस क्यों करते हैं ये लड़ाई, इसमें किससे करते हैं, टर्क्स से, जो अरब्स होते हैं, जो टर्क्स होते हैं उनसे वो करते हैं, क्योंकि अपना जगह, मतलब हो सकता है कि जो टर्क्स हैं, अरब्स हैं, तो वो क्या करते, हो सकता है कि वो एक जगह, मतलब क्रिश्चियंस का जो होली जगह है उसको वो लोग ऑक्यूपाई कर ली हों किसी रीज़न से, मतलब किसी फोर्स लगा के, मतलब कुछ करके, गलत चीज़ करके उसको, उस जगह को छीन लिया हो। उसी जगह को वापस लेने के लिए जो युद्ध होता है क्रिश्चियंस के द्वारा और टर्क्स के द्वारा, उसको क्रूसेड कहते हैं। अब देखो डिक्लाइन ऑफ द एंशिएंट रोमन एम्पायर। अब देखेंगे कि कैसे कैसे रोमन एम्पायर गिरने लगा। तो 200 CE 200 CE मतलब कॉमन एरा में क्या हुआ था
कि जो रोमन एम्पायर था वो गिरने लगा था। अच्छा एक बात बताएं, ये देखो जैसे तुमको समझ में नहीं आता होगा कि सी क्या है और BC क्या है, ये सारे चैप्टर्स में हम पढ़ा चुके हैं, तो अगर ना समझ में आया तो प्लीज़ बता देना। और बहुत सारे चैप्टर्स में हम इसको कई बार बता चुके हैं, तो अगर नहीं समझ में आएगा तो हम इसको कमेंट सेक्शन में बता देना, बता देंगे, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो ही बना देंगे, ठीक है। CE BC AD, अगर ये सारी चीज़ें नहीं आती है ना, बहुत एक यार 30 सेकेंड्स का वीडियो है ये, मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, तो बता देना, इस पर वीडियो बन जाएगा, आप जब मन करे तब देख लेना। देखो डिक्लाइन ऑफ द एंशिएंट रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर कैसे गिरने लगा, तो 200 CE के अराउंड रोमन एम्पायर गिरने लगा। तो उसके बहुत सारे कॉजेज़ भी थे। कॉजेज़ ये थे कि जो एम्पायर था, जैसे कि जो वहाँ के रूलर्स थे वो करप्ट थे। करप्ट मतलब होता है भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचारी मतलब जिसके अंदर गंदगी हो, जैसे कि जो लूट मार करता हो और घूस रिश्वत लेता हो, ये सारी चीज़ें। फिर फ्रिक्वेंट आउटब्रेक ऑफ सिविल वार्स, सिविल वार्स हुआ करते थे, और मतलब वार्स हुआ करते थे, और जो सैनिक थे वो आपस में ही लड़ने लगते थे। फिर क्या हुआ ना कि हाउएवर द चीफ कॉज, लेकिन इसका सबसे मेन कारण था गिरने का, ये सारी तो चीज़ें थी ही इंटरनल चीज़ें। अब हुआ क्या था कि जर्मनिक ट्राइब आई अटैक करने के लिए अलग से, मतलब दूसरी जगह से। तो विसिगोथ्स, इनको नाम दिया गया है विसिगोथ्स, ऑस्ट्रोगोथ्स, वंडल्स और फ्रैंक्स, ठीक है। तो आई, और इनको ना रोमन्स कहते थे बारबेरियंस, इनको बारबेरियंस बुलाते थे। तो दे प्लंडर्ड, प्लंडर्ड मतलब होता है लूटना। तो ये जो बारबेरियंस थे ये लूटे मारे, बहुत मतलब रोमन्स को गुलाम, इंस्लेव, गुलाम बना के रखे हुए थे, बहुत सारी बिल्डिंग्स को तबाह कर दिए। तो ये सारी चीज़ें हुआ करती थी, ठीक है। तो फाइनल ब्लो तब आया जब इटली का जो किंग, जो द फाइनल ब्लो केम इन 476 CE व्हेन अ बारबेरियन चीफ कॉल्ड ऑडोएसर मेड हिमसेल्फ द किंग ऑफ इटली। तो यही इन्हीं बारबेरियंस में से फाइनल ब्लो तब आया, सबके होश तब उड़ गए जब बारबेरियन किंग, तो वो एक बारबेरियन किंग था इन्हीं सब में से, ओडोएसर, वो खुद को इटली का राजा बना दिया, ठीक है। एंड फोर्स द लास्ट एम्परर ऑफ रोम, और जो एम्परर थे, लास्ट एम्परर थे रोम के, उनको जो रोमन एम्परर थे उनको बोला कि ए अपना जो क्राउन है ना वो नीचे रखो, ऐसा बोले। तो अब वो एम्परर क्या किए कि अपना जो क्राउन है उसको नीचे रख दिए। उसके बाद क्या हुआ कि मैनी हिस्टोरियंस कंसीडर दिस टू बी द एंड। अब सबको लगा यार अब तो क्या, अब तो राजा ही चला गया, अब तो अपना मतलब जो उसका ताज है वही नीचे रख दिया है यार, अब क्या ही, अब तो लगता है रोम अब खत्म हो जाएगा, अब खतरे में है। तो 500 CE कॉमन एरा में जो बारबेरियंस थे हैड कार्ड आउट देयर, तो अब उस टाइम जो थे ना बारबेरियंस, तो अब लूट मार इधर रोम में मचा के और अपना वो जगह अब उनका मतलब अपना बना लिया था, ठीक है। तो जो लार्जेस्ट बारबेरियन किंगडम था वो फ्रैंक्स द्वारा ही क्रिएटेड था, मतलब ये देखो 4 थे ना जर्मनिक ट्राइब्स, तो उसमें जो फ्रैंक्स थे उनके द्वारा। अब देखो इम्पैक्ट ऑफ द बारबेरियन इन्वेजन, ये बारबेरियन इन्वेजन मतलब होता है आक्रमण। तो ये जो बारबेरियन आए थे आक्रमण करके, तो उसका क्या असर पड़ा। तो बारबेरियन जो थे वो सिटी को एकदम तबाह कर दिए थे, रोम को, ठीक है, उनके आने से एकदम तबाही मच गई थी। द इन्वेजन्स वीकेंड द अथॉरिटी ऑफ द रोमन रूलर्स बिकॉज दे फेल टू चैलेंज इन्वेडर्स। तो जो रोम के लोग थे ना वो मतलब नहीं सामना कर पाए इन लोगों, कमज़ोर पड़ गए उनके आगे, बारबेरियंस के आगे। तो इसलिए ना वहाँ का जो मतलब रोमन के जो रूलर थे, राजा महाराजा थे, वो काफ़ी वीक पड़ गए थे। और ट्रेड डिक्लाइन, अब मान लो कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, अभी राजा लोग इन्हीं सब चीज़ों से परेशान हैं, तो वो लोग क्या फिर अपने काम पे ध्यान दे पाएंगे। तो फिर जो ट्रेड है मतलब व्यापार है, जो पैसा रुपया कमाया जिससे जा रहा था, वो सारी कई सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, मतलब एकदम बंद होने को आ गई थी, सब तबाह हो गया था। तो इकोनॉमिक कंडीशन, पैसे रुपए वाली कंडीशन भी खराब हुई। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑफ दीज इन्वेजन्स ऑफ द स्प्रेड ऑफ वॉज द स्प्रेड ऑफ एंड राइज ऑफ फ्यूडलिज्म। यार देखो फ्यूडलिज्म आया, ठीक है, वो बहुत कई सालों तक, फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अक्रॉस यूरोप, मतलब पूरे यूरोप में ये जो फ्यूडलिज्म नाम की चीज़ है ना ये आए, यानी कि तुम मुझे सेवा करो मेरी, मैं तुम्हें ज़मीन दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं कुछ चीज़ें। देखो ये 4 इन सब चीज़ों को पहले हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो किंग जो है ना, किंग कहते हैं, ये देखो
जो था जगह वो 4 लोगों में डिवाइडेड था, किंग, नोबल्स, नाइट्स और सर्व्स। किंग जो थे वो कहते थे ये मेरा है ज़मीन और मैं इस ज़मीन का मतलब मालिक हूँ, मैं राजा हूँ। और नोबल्स कहते थे कि किंग से प्रॉमिस किए हुए थे, मतलब किंग से नोबल्स बोले थे कि देखिए आप मुझे थोड़ा सा ज़मीन, मतलब किंग बोले नोबल्स को कि मैं तुम्हें ज़मीन दे दूंगा और तुम बदले में मुझे, देखो उस टाइम जो है कंडीशन नहीं, बहुत ठीक नहीं थी, मतलब कि जो पैसे रुपए वाली कंडीशन है, तो ये लोग बड़ी बड़ी आर्मीज नहीं खड़ा कर पा रहे थे। तो राजा लोग बोले नोबल्स को कि तुम मेरे लिए नाइट्स लेके आओ। नाइट्स, तो नाइट्स क्या करते थे ना कि वो बहुत पावरफुल हुआ करते थे, वो घोड़े पे चला करते थे और वो मतलब ऐसे ऐसे ड्रेसेस पहना करते थे और वार लड़ा करते थे, ठीक है। तो नाइट्स, नोबल्स जो हैं किंग को नाइट्स देते थे, ठीक है, बोलते थे मैं आपको नाइट दूंगा, बदले में ये इनको, राजा इनको, नोबल्स को और नाइट्स को लैंड देते थे। वो नोबल को दे देते थे नाइट और नोबल थोड़ा सा अपना नाइट को दे देता था, ठीक है। और सर्फ जो थे वो एक छोटे से जमीन के टुकड़े में काम करते थे, ठीक है। अब देखो फ्यूडलिज्म कैसे आया, राइज ऑफ फ्यूडलिज्म। तो जब रोमन एम्पायर गिर गया 5th सेंचुरी सीई तक पूरा रोमन एम्पायर जो है गिर चुका था। देर वेर अ फ्यू किंग्स इन यूरोप हु कुड अफोर्ड टू मेंटेन अ स्टैंडिंग आर्मी। कुछ किंग्स ऐसे थे जो कि मतलब अपना एक खड़ा आर्मी, अपना सेना एक तैयार कर पा रहे थे। यार पैसा लगता है सेना तैयार करने में, ऐसे ही थोड़ी होता है। सो द किंग्स ग्रांटेड पोर्शंस ऑफ लैंड टू नोबल्स। तो जो किंग थे ना वो एक हिस्सा, अपने ज़मीन का जो हिस्सा था वो नोबल्स को देते थे। नोबल्स promised loyalty and protection, raise an army of knights and fight for the kings to the kings and fight for the kings to the kings। मतलब कि नोबल्स जो थे ना, अभी वही बताए थे कि किंग इनको ज़मीन देते थे और नोबल्स बोलते थे कि मैं वफादार रहूँगा, लॉयल रहूँगा आपके प्रति, और इनको नाइट्स, आपको नाइट्स प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो द किंग बिकेम द लॉर्ड्स एंड द नोबल बिकेम द वेसल्स। मतलब किंग एकदम लॉर्ड की तरह ट्रीट किए जा रहे थे और नोबल्स उनके, मतलब जैसे किंग ये लॉर्ड हो गए और ये इनके वेसल्स हो गए, मतलब ये इनको ज़मीन देते थे और ये इनको लॉयल्टी देते थे, वफादारी और सेवा करते थे इनकी, ठीक है। तो द नोबल्स गेव लैंड टू नाइट्स इन रिटर्न फॉर फाइटिंग बैटल्स। नोबल जो थे वो नाइट्स को लैंड देते थे युद्ध लड़ने के लिए। द नोबल्स दस बिकेम लॉर्ड्स टू द नाइट्स। तो अब भाई नोबल जो थे वो, देखो किंग नोबल्स के लिए राजा और भगवान की तरह मतलब ट्रीट किए जाते थे, और ये नाइट्स इनको लॉर्ड की तरह ट्रीट करते थे नोबल्स को, ठीक है। अब देखो द नोबल्स गिव, हाँ फिर द नोबल्स दस बिकेम लॉर्ड्स टू द नाइट्स। द पीजेंट्स फार्म्ड ऑन द लैंड ऑफ द नाइट्स एंड द नोबल्स इन रिटर्न फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनिमी अटैक्स। देखो पीजेंट्स जो थे ना वो क्या करते थे, नोबल्स के लैंड पे काम करते थे, नोबल्स इनको थोड़ा पैसा वैसा देते थे, खाने पीने का कुछ दे देते होंगे, और ये जो थे नाइट्स इनके भी लैंड पे ये काम करते थे सर्फ्स, और इसके बदले में ये सर्फ्स को प्रोटेक्शन देते थे। द सर्फ्स ऑक्यूपाइड द लोवेस्ट रंग अमंग द पीजेंट्स। मतलब कि सर्फ्स सबसे नीचे हिस्से पे आते थे, देखो सबसे नीचे वाला हिस्सा सर्फ्स का है, और अनलाइक द पीजेंट्स सर्फ्स वर बॉन्डेड लेबर एंड लेड मिजरेबल लाइफ्स। बहुत ही मतलब दुखमय जीवन था इनका सर्फ्स का। दिस सिस्टम ऑफ ग्रांटिंग लैंड ऑन कंडीशन ऑफ सर्विस वाज कॉल्ड फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म वो सिस्टम होता है, ठीक है, देखो एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज फ्यूडलिज्म। तो दिस सिस्टम, ये सिस्टम ऑफ ग्रांटिंग लैंड, जमीन देने का जो सिस्टम है ना, एक कंडीशन पे, कंडीशन मतलब कोई कंडीशन लगा दो, मतलब तुम मुझे ये दो तो ही मैं तुम्हें दूंगा, जैसे तुम मेरी सेवा करो तो ही मैं तुम्हें लैंड दूंगा, ठीक है। तो इसी सिस्टम को कहते हैं फ्यूडलिज्म। अब द बाइजेंटीन एम्पायर के बारे में देख लो। तो 395 कॉमन एरा के दौरान जो रोमन एम्पायर था वो दो हिस्सों में डिवाइडेड था। कौन से दो हिस्सों में डिवाइडेड था? वेस्टर्न रोमन एम्पायर और ईस्टर्न रोमन एम्पायर। जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर था वो डिक्लाइंड इन द फेस ऑफ रिपीटेड बारबेरियन इन्वेजन्स। तो वेस्टर्न रोमन एम्पायर जो है वो अब खत्म होने लगा था, ठीक है, क्योंकि बारबेरियन इन्वेजन, बारबेरियंस बार बार आक्रमण कर रहे थे। तो ईस्टर्न रोमन एम्पायर को ही बाइजेंटाइन कहते हैं, ठीक है, और सर्वाइव फॉर अनदर 1000 ईयर्स। मतलब ईस्टर्न रोमन एम्पायर मतलब कई सालों तक रहा
और इट्स कैपिटल वॉज कॉन्स्टेंटिनोपोल। और जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था उसका जो कैपिटल था वो था कॉन्स्टेंटिनोपोल। और द बाइजेंटाइन एम्पायर एंजॉयड अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन विच enabled रूलर्स टू एक्सप्लोर द ट्रेड रूट्स बिटवीन एशिया एंड यूरोप। तो बाइजेंटाइन एम्पायर का जो लोकेशन था ना वो काफ़ी अच्छा था ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए। अंडर able rulers such as Justinian I, the Byzantine Empire became one of the wealthiest in the world। देखो जस्टिनियन वन थे और ये काफ़ी मतलब लग रहा तगड़े रूलर थे, तभी इनके कंट्रोल में बाइजेंटीन का एम्पायर था और वो दुनिया का सबसे मतलब कीमती वेल्दीएस्ट सबसे अच्छा एम्पायर बन गया। तो जो जस्टिनियन वन थे वो नए नए सिस्टम लाए, लॉज लाए, कानून लाए, बहुत सारे चर्चेस भी बनाए। और एक बहुत ही फेमस चर्च है, ये इधर आप पिक्चर देख लीजिए, ये देखिए हाजिया सोफिया, ये बहुत ही सुंदर चर्च है, वो ये बनवाए थे, ठीक है, जस्टिनियन वन। अब इमर्जेंस ऑफ द टर्क्स, अब टर्क्स कैसे आए? देखो अब जस्टिनियन वन जिंदा तो रहेंगे नहीं, तो सबकी तरह वो भी ख़त्म हो गए, निपट गए, खर्च हो गए। तो वो क्या हुआ ना कि द डेथ ऑफ जस्टिनियन वन एक्सपोज द बाइजेंटीन एम्पायर टू अटैक्स फ्रॉम गोथ्स, हंस, विकिंग्स, अरब्स एंड नॉर्मन्स। अब इनके ख़त्म खर्च होते ही ये लोग आके आक्रमण करना शुरू कर दिए। 1453 तक जो बाइजेंटीन एम्पायर था वो मतलब अब गिरने लगा था और कुछ नहीं था, वो एम्पायर नहीं था, वॉज नथिंग मोर देन एन एम्पायर इन डिक्लाइन सराउंडेड बाई अ स्मॉलर विलेजेस। तो अब ज़्यादा कुछ खास रह नहीं गया था, अब छोटे छोटे विलेजेस ही थे इसके अराउंड। इट वॉज इन सच अ वीकन कंडीशन दैट इन अ वीकन स्टेट दैट द एम्पायर वॉज अटैक्ड बाय द ऑटोमन टर्क्स। अब यहाँ पे इतना मतलब सब कुछ वीक हो गया था ना कि जो ऑटोमन टर्क्स थे वो भी आके आक्रमण करने लगे। तो वो कॉन्स्टेंटिनोपोल को पर कब्जा जमा लिए 1453 तक। तो जो बाइजेंटीन एम्पायर है वो ख़त्म ही होने लगा था। तो ऑटोमन्स जो क्या किए थे वो कॉन्स्टेंटिनोपोल को अपना कैपिटल बना लिया। मतलब यही हो रहा था, छीनना, आक्रमण करना और अब दूसरे की चीज़ों को अपना बना लेना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। फिर क्रूसेड्स को देखो, तो क्रूसेड्स अभी हम बताए थे कि ये जो थी फाइट थी किसके बीच में, गुड, देखो ये है अ फाइट फॉर समथिंग दैट यू बिलीव टू बी गुड और अगेंस्ट समथिंग दैट यू बिलीव टू बी बैड। यहाँ पे जो क्रूसेड्स था वो टर्क्स के बीच में और क्रिश्चियंस के बीच में लड़ाई थी, क्योंकि टर्क्स जो थे वो क्रिश्चियंस का ज़मीन, जो पवित्र ज़मीन है उस पर कब्जा कर ले रहे थे। तो अब उसी से लड़ने के लिए जो क्रिश्चियंस उनसे टर्क्स से लड़ रहे थे तो उसको मतलब उसी को वार को क्रूसेड्स बोले थे। इन द 11th सेंचुरी, देखो अब 11th सेंचुरी आ गया, अभी हम लोग किस सेंचुरी में है, 21st सेंचुरी, और ये है 11th सेंचुरी। द टर्क्स कैप्चर्ड जेरूसलेम, तो जो टर्क्स थे वो आके जेरूसलेम पे कब्जा जमा लिए और दे थ्रेटेंड द क्रिश्चियन विजिटर्स एंड लेटर बैंड देम फ्रॉम एंटरिंग जेरूसलेम। बहुत अत्याचार किए, बहुत लड़े क्रिश्चियन विजिटर्स से, बहुत अत्याचार किए उन पर, और बाद में तो ये लोग क्रिश्चियन को मना ही कर दिए कि तुम जेरूसलेम में आओ ही मत, कोई ज़रूरत नहीं आने की। Moreover, the victory of the Turks over the Byzantine Empire led many Christians to believe that their religion was under threat। तो moreover जो विक्ट्री था मतलब टर्क्स का जो जीत थी टर्क्स की बाइजेंटीन एम्पायर पे, तो जो टर्क्स मतलब जीत गए थे बाइजेंटीन एम्पायर को, तो ऐसा लगता था ना जैसे मतलब क्रिश्चियंस को ऐसा लगता था कि अब उनका रिलीजन खतरे में है, थ्रेट में है, ठीक है। It was against this background that in 1095 CE Pope Urban II urged Christians to go on a holy war or a crusade। तो देखो अर्ज मतलब कुछ कहना, किसी को कुछ मनाना। तो फिर इस बार क्या हुआ कि 1095 में CE में जो पोप थे, पोप मतलब पुजारी यू कैन से, तो पोप मतलब जो होते हैं ना वो जैसे चर्च में जाओगे ना तो यू विल गेट पोप। तो पोप अर्बन II जो थे वो क्रिश्चियंस को बोले कि जाओ और जाके मतलब होली वार लड़ो, मतलब ये अब पवित्र लड़ाई लड़ो, ठीक है, अपने अपने हक के लिए लड़ो, जाओ और जाके क्रूसेड की वार पे मतलब उसके लिए लड़ो और जाके रिकैप्चर कर लो जेरूसलेम को, जो कि एक पवित्र स्थान है, जगह है। तो टर्क से जाओ, जाके ये वापस अपना हक लेके आओ। तो 1096 कॉमन एरा और 1291 कॉमन एरा के बीच में जो क्रूसेड्स थे
क्रूसेड्स लड़े, ठीक है। हावेवर द क्रूसेड्स वर अनेबल टू कैप्चर जेरूसलेम, लेकिन लड़े पर मतलब जेरूसलेम पर दोबारा से अपना हक नहीं जमा पाए। अब क्या हुआ कि इम्पैक्ट ऑफ द क्रूसेड्स, अब ये क्रूसेड्स जो वार हो रहा था उसका असर क्या था। तो क्रूसेड्स लेफ्ट अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन यूरोप। द क्रूसेड्स इंक्रीज द पोप्स अथॉरिटी अमंग क्रिश्चियंस, पीपल लुक्ड अपॉन द पोप एज देयर गार्डियन लीडर। तो क्रूसेड्स जो थे ना, मतलब उस टाइम पोप की जो अथॉरिटी थी वो बहुत, मतलब पोप्स जो थे वो बहुत, मतलब उनको मान सम्मान इज्जत, और पीपल लुक्ड अपॉन मतलब जो लोग थे वो पोप को एक अपना गाइड, एक अपना लीडर, ठीक है, उसकी तरह देखते थे। तो क्रूसेडर्स वर एक्सपोज टू द कल्चरल एंड साइंटिफिक प्रोग्रेस ऑफ द ग्रीक्स एंड टर्क्स। तो जो क्रूसेडर्स थे मतलब उसकी वजह से ना साइंटिफिक प्रोग्रेस भी कुछ हुए थे ग्रीक और टर्क में, कल्चरल प्रोग्रेस भी होता है। दिस लेड द फाउंडेशन ऑफ अ रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट इन क्लासिकल नॉलेज। तो क्रूसेडर्स जो थे, क्रूसेडर्स वर एक्सपोज टू द कल्चरल एंड साइंटिफिक प्रोग्रेस ऑफ द ग्रीक्स एंड टर्क्स। तो इससे क्या हुआ ना कि लोगों का क्लासिकल नॉलेज में, जैसे क्रूसेड्स जैसे बाहर के लोग टर्क्स भी आ रहे थे तो क्लासिकल नॉलेज अब लोगों को मतलब मिलने लगा था। तो द क्रूसेडर्स लर्नड मैग्नेटिक कंपस, मतलब अब देखो क्रूसेडर्स और टर्क्स के बीच में जो लड़ाई चल रही है तो फिर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि क्रिश्चियंस को नहीं पता पर जो टर्क्स थे उनको पता होगा। तो टर्क्स काफ़ी मतलब इन सारी चीज़ों में, साइंस और एस्ट्रोनॉमी, इन सारी चीज़ों में अरब्स काफ़ी अच्छे थे। तो क्या हुआ ना कि मतलब जो मैग्नेटिक कंपस होता है, चुंबक का जो कंपस होता है, ठीक है, तो उसके बारे में, फिर गन पाउडर मतलब जो गन में जो पाउडर बारूद जो पड़ता है उसके बारे में, ये सारी चीज़ें मतलब पता चली इन लोगों को। और नाइट्स क्या होते हैं, ग्रेटली अंडरमाइंड, मतलब द यूज़ ऑफ, देखो अब गन पाउडर आने लगा, गन आने लगा, तो उसमें ना नाइट्स, मतलब जो नाइट्स जो लड़ते थे, ठीक है, देखो नाइट्स, तो ये नाइट्स का रोल अब ख़त्म होने लगा था। मतलब अब यार अब गन आ रहा है, दूर से ढाई ढाई करो, तो मतलब अब तुमको इसमें अब नाइट्स की थोड़ी ज़रूरत कम होने लगी। एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म, ये फ्यूडलिज्म सिस्टम, अब जब नाइट्स नहीं रहेंगे तो फ्यूडलिज्म सिस्टम गिरेगा ना। मतलब अभी तक नाइट्स थे कि हाँ मैं तुम्हें ये करूँगा और तुम मुझे लैंड दो, तो अब ये सारी चीज़ें अब ख़त्म हो रही थी धीरे धीरे गन पाउडर के आने से, और ये जो फ्यूडलिज्म सिस्टम है ये काफ़ी हद तक ख़त्म हो रहा था। कि आखिर किंग को क्या चाहिए था, नोबल्स से नाइट्स, और नोबल्स को भी क्या चाहिए था, नाइट्स। अब नाइट्स नहीं थे तो अब ये फ्यूडलिज्म सिस्टम, ज़मीन का लेन देन अब ख़त्म हो रहा था। लास्ट पेज। द क्रूसेड्स पेव्ड द वे फॉर इंक्रीज ट्रेड कॉन्टैक्ट्स बिटवीन एशिया एंड यूरोप। तो जो क्रूसेड्स थे तो वो क्या किए थे ना कि अब वो एक जगह ले लिए, द वे फॉर इंक्रीज ट्रेड कॉन्टैक्ट बिटवीन एशिया एंड यूरोप। एशिया और यूरोप के बीच में जो ट्रेड होता है, यानी कि ट्रेड क्या होता है, व्यापार, तो इसका मतलब अब वो ये सारी चीज़ें हो रही थी। एज डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स सच एज सिल्क्स, स्पाइसेस एंड कारपेट्स इंक्रीज इन यूरोप, ट्रेडर्स एक्सप्लोर द मार्केट्स ऑफ द ईस्ट। तो अब देखो यूरोप में अब सिल्क की, स्पाइसेस मसाले की, कारपेट्स चटाई की जो डिमांड थी वो बढ़ रही थी यूरोप में, तो जो वहाँ के व्यापारी थे वो अब ईस्ट के मार्केट्स में जाने लगे। न्यू टाउन सच एज वेनिस, पीसा एंड जेनोवा बिकेम द कमर्शियल सेंटर्स ऑफ यूरोप। तो यूरोप में जो वेनिस, पीसा और जेनोवा थे वो अब इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर्स, मतलब अब व्यापार के जो सेंटर, बिजनेस के जो सेंटर थे वो बन गए थे। तो thus an increased interest in learning, travel and the spread of new ideas paved the way for the Renaissance in Europe। अब ये सारी चीज़ें नई नई आ रही थी तो इससे रेनाइजेंस हुआ, रेनाइजेंस की शुरुआत हुई यूरोप में। देखो द रिवाइवल ऑफ यूरोपियन आर्ट और एंड लिटरेचर दैट रफली स्पैन द 14th एंड द 17th सेंचुरी। तो कोई भी चीज़ देखो इसमें ना क्या हुआ था कि 14th और 17th सेंचुरीज के बीच में जो यूरोपियन में जो आर्ट और लिटरेचर है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो गया था। तो मजबूत होने की वजह से क्या हुआ था कि मतलब इसी को रेनाइजेंस कहते हैं, जो आर्ट एंड लिटरेचर है वो यूरोप में मतलब फैलने लगा था। अब देखो अब हम लोग मोनेस्ट्रीज यानी कि जो पूजा के जो जगह होते हैं, मोनेस्ट्री जो होती है ना, मतलब पूजा की जो जगह होती है वहाँ पे मॉन्क्स और नन्स रहते हैं, तो मतलब जो साधु सन्यासी हैं वो वहाँ पे रहते हैं।
मॉन्क्स एंड नन्स। तो देखो, एज क्रिश्चियनिटी स्प्रेड इन यूरोप, जैसे जैसे क्रिश्चियनिटी बढ़ता गया यूरोप में, तो बहुत सारे मोनेस्ट्रीज बढ़ते गए। मोनेस्ट्रीज यानी कि व्हाट आर मोनेस्ट्रीज? तो मोनेस्ट्री इज अ प्लेस, इज अ बिल्डिंग इन विच मॉन्क्स लिव्ड। तो मोनेस्ट्री वो जगह है जहाँ पे मॉन्क्स और नन्स ये लोग रहते हैं। तो लाइक मैन, जैसे कि भगवान को आदमी पूजते थे पुरुष, वैसे ही जो औरत थी वो भी, महिलाएं भी भगवान को पूजती थी। ठीक है, तो औरतों को नन कहा जाता था, और जो मतलब मॉन्क्स थे उनको, जो आदमी थे उनको मॉन्क्स कहा जाता था। तो वो ननरीज में रहती थी औरतें, और उस ननरीज को कॉन्वेंट्स कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे ये रहती थी, तो नन्स रहती थी उनको ननरीज कहते हैं, और उस जगह को कॉन्वेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो कॉन्वेंट में ये रहती थी। और द मॉन्क्स एंड नन्स, देखो मॉन्क्स और नन्स शादी वादी नहीं करते थे, बहुत सिंपल लाइफ रहते थे, सिंपल जीवन जीते थे। और मतलब इनका कोई सांसारिक सुख से ये थोड़ा सा दूर रहते थे, और हमेशा भगवान की पूजा करते थे। भगवान की पूजा करने के बाद फिर लोगों की सेवा करते थे, मतलब लोगों की हेल्प वेल्प करते थे। ठीक है, ईच डे वॉज डिवाइडेड इनटू स्पेशल टाइम्स फॉर प्रेयर, स्टडी एंड वर्क। हर एक दिन स्पेशल टाइम में डिवाइडेड था कि प्रेयर करो, पढ़ाई करो और काम करो। तो जो फेमस क्रिश्चियन मॉन्क्स थे, कुछ उनका नाम याद कर लो, सेंट फ्रांसिस, सेंट बेनेडिक्ट और सेंट ऑगस्टाइन। दे स्ट्रेस प्योरिटी, रेजिस्टेंस टू मटेरियल टेम्पटेशन, यानी कि सांसारिक सुख से दूर और प्यूरिटी वाली चीज़ों पे मतलब फोकस ज़्यादा करते थे, और सेक्रीफाइस करने पे, त्याग देने पे, और अच्छी चीज़ें करने में, अपना शुद्धता पे, पवित्रता पे ये लोग ज़्यादा ध्यान देते थे। ठीक है, देखो, द मोनेस्ट्रीज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मिडिवल यूरोप। जो मोनेस्ट्रीज थी, मतलब जो पूजा के जो जगह थे जहाँ पे मॉन्क्स और नन्स रहते थे, वो जगह मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले की यूरोप में। कैसे? देखो, monasteries were centers from which Christianity spread to other regions. Monks traveled far and wide to spread the message of Jesus Christ. Gradually, many people accepted Christianity. तो मोनेस्ट्रीज में ये लोग रहते थे, और ये लोग क्या करते थे ना कि मतलब दूर दूर तक जाते थे और प्रीच करते थे, जीसस क्राइस्ट के मैसेज को लोगों तक पहुंचाते थे, और क्रिश्चियनिटी को बहुत लोग एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है, बहुत लोग कबूल कर लिए कि हाँ, क्रिश्चियनिटी इज माय रिलीजन। ओके, और मोनेस्ट्रीज वर सेंटर्स ऑफ लर्निंग। तो जो मोनेस्ट्रीज थी वो जगह थी जहाँ पे पूजा पाठ होता है। फिर मॉन्क्स स्टडीड लेटिन एंड हैंड कॉपीड बुक्स, मतलब लैटिन और हैंड कॉपीड बुक्स वो लोग पढ़ते थे मॉन्क्स, और उनको मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स होता है कि जैसे वो देखो, मैन्युस्क्रिप्ट इज अ बुक। ओके, ठीक है, देन दे डेकोरेटेड दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स विद पिक्चर्स एंड पैटर्न्स। मैन्युस्क्रिप्ट्स पढ़ते थे और उसको पिक्चर्स से और पैटर्न से डेकोरेट कर देते थे। मोनेस्ट्रीज इन द मिडिवल पीरियड thus served as centers of religious as well as secular learning. सेक्युलर मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो धार्मिक ना हो, तो रिलीजियस और सेक्युलर मतलब जो नहीं रिलीजियस है चीज़ें, जैसे बाकी सारी चीज़ें रिलीजियस को छोड़ के कोई भी चीज़ सेक्युलर, तो रिलीजियस और नॉन रिलीजियस सेक्युलर दोनों ही चीज़ें मोनेस्ट्रीज में पढ़ी जाती थी। मोनेस्ट्रीज सर्व्ड पीपल, मोनेस्ट्रीज में लोगों की सेवा की जाती थी, और उनका एक मोटो था। मोटो क्या था उनका? कि सर्विस टू सोसाइटी, मतलब सर्विस करनी है हमें, सोसाइटी की, लोगों की सेवा करनी है। तो इसमें लोगों की सेवा के बारे में बताया गया। द मॉन्क्स ग्रू हर्ब्स इन द मोनेस्ट्री गार्डन्स एंड यूज देम टू ट्रीट पीपल हु वर सिक। मोनेस्ट्रीज अपने गार्डन में, मॉन्क्स जो थे वो अपने मोनेस्ट्री के जो गार्डन्स हुआ करते थे उसमें हर्ब्स उगाते थे, ताकि वो लोगों की जैसे बीमार लोगों को ठीक कर पाए। ठीक है, मेडिसिन के तौर पे ये हर्ब्स काम आते थे। देयर जील मतलब होता है उत्सुकता, किसी भी चीज़ को पाने की जो तुम्हारी मतलब एक्साइटमेंट है उसको। तो देयर जील टू सर्व पीपल बाय टेंडिंग द सिक एंड गिविंग फूड एंड शेल्टर टू टायर्ड ट्रेवलर्स वाज वाइडली अप्रिशिएटेड। दिस हेल्प टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी फर्दर। अब देखो, अब ये लोग लोगों की हेल्प कर रहे थे पूरे उत्सुकता, पूरे जील के साथ। तो अब लोगों में ये हो गया ना कि मतलब क्रिश्चियनिटी बहुत अच्छा रिलीजन है और इसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। ठीक है, और जो टायर्ड ट्रैवलर्स थे, मतलब जो लोग थके हारे आते थे तो मोनेस्ट्री में रुकते थे, आराम करते थे, खाना पीना खाते थे, उन्हें शेल्टर मिलता था, मतलब एक छत के नीचे रहते थे आराम से। तो ये सारी चीज़ें लोगों की हेल्प कर रही थी, सेवा हुआ हो रही थी, तो लोगों को लगा कि हाँ बस करो, ये बहुत अच्छा रिलीजन है। ठीक है, तो ये था पूरा चैप्टर।
दिस वॉज योर एंटायर चैप्टर। और अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत लगे, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स या फिर क्वेश्चन आंसर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो बता देना और आपको सब कुछ इसमें कवर अप हो जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडिंग।